नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और देखेंगे नई वीडियो में आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने पियाजे के बारे में तुम्हें बताया था, क्वेश्चंस आए थे, तो पियाजे का भी हम कराएंगे। और पहले मैं नैतिक विकास का सिद्धांत ये करा देता हूँ जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और 1969 में 1969 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही याद करना है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया 1969 में। ठीक है, 1969 में सबसे पहले यही ध्यान रखना है। ठीक है भाई, कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। फिर है, इसने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्तर दिए थे, जो 3 स्तर दिए थे। ठीक है, तो वो 3 स्तर थे। पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है, दूसरे नंबर पे पारंपरिक अवस्था और तीसरे नंबर पे था पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था। इस तरीके से इसने 3 स्तर दिए थे और इन 3 स्तर में 6 अवस्थाएं बताई थी। तो हम मेनली स्तर को देखेंगे जो 3 स्तर दिए हैं, जिसमें से पहला जो स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहें तो पूर्व पारंपरिक अवस्था कहेंगे। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे पूर्व पारंपरिक अवस्था कहा जाता है, पहले तो ये याद रख लो। ये कितने वर्ष तक होती है, कितने वर्ष की आयु तक होती है? ये होती है 0 से 6 वर्ष की आयु तक। ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था भी कहा जाता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कह सकते हैं। 0 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में। 0 से 6 वर्ष में बच्चा क्या ही नैतिकता सीखेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये देख सकते हैं कि बालक में तर्क व चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है, मतलब बाहर से जो कुछ वो सीखता है वही उसका तर्क होता है, वही चिंतन होता है। और इस अवस्था में, प्री कन्वेंशनल स्टेज की, पूर्व पारंपरिक अवस्था में ये अवस्थाएं दी गई हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था कौन सी स्टेज में होती है। ठीक है, नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत में आज्ञा एवं दंड, बालक में आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होती है वो कौन सी स्टेज में होती है? तो वो होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में या प्री कन्वेंशनल स्टेज में, 0 से 6 वर्ष आयु वाले में। ठीक है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। ठीक है, आज्ञा और दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था ये होती हैं कौन से में? इसमें प्री कन्वेंशनल में, पूर्व पारंपरिक अवस्था में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। तो ये दोनों चीज़ ये याद रखनी है, महत्वपूर्ण ये हैं। एक ये है और यहाँ से इसकी एज है 0 से 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, एक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था हो गई, 0 से 6 वर्ष होती है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसमें नैतिक विकास का अभाव रहता है, नैतिकता कम रहती है बच्चे में। और पॉइंट ये आता है कि आज्ञा और दंड की अवस्था होती है और अहंकार की अवस्था होती है। ये दो पॉइंट ये याद रखने हैं, बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना इनको। फिर देखते हैं सेकंड, दूसरे नंबर का स्तर। ये मैं पहले का मैंने प्री कन्वेंशनल करा दिया जो 0 से 6 वर्ष था। फिर है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पारंपरिक अवस्था। ठीक है, ये इसको 6 से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है, 6 से 12 वर्ष की आयु तक। इस अवस्था में क्या होता है? सर्वाधिक नैतिक विकास होता है बच्चे में। सबसे ज़्यादा वो नैतिक चीज़ें जो सीखता है वो कन्वेंशनल स्टेज में सीखता है, पारंपरिक अवस्था में, जो परंपराओं में वो ढल जाता है। 6 से 12 वर्ष की इसमें एज होती है बालक की। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक नैतिक विकास बच्चे में कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था
कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक अवस्था, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांतों में। फिर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है कि प्रशंसा की अवस्था या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये 2 पॉइंट याद रख लेना कि सर्वाधिक प्रशंसा भी चाहता है कौन सी स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में। बच्चा सर्वाधिक प्रशंसा चाहता है, दूसरों से मतलब वो चीज़ें सुनना चाहता है प्रशंसा वाली, तो इस तरीके की चीज़ें वो सुनना चाहता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, कि सबसे ज़्यादा वो सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देता है। ठीक है, नियमों के प्रति सम्मान रखता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरी स्टेज। 2 स्टेज मैंने करा दी हैं, तीसरी स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पहली थी प्री कन्वेंशनल, फिर दूसरी थी कन्वेंशनल, फिर तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल, पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की एज में होती है। ठीक है, नैतिक विकास बच्चे में लगभग पूरा हो जाता है, वो आत्मनिर्भर बन जाता है नैतिकता के लिए, जो नैतिकता सारी चीज़ें वो सीख जाता है, सीख लेता है। ठीक है, ये याद रखना है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 12 से 18 वर्ष, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें भी अवस्थाएं शामिल हैं, देखो जो जैसे पहले पढ़ी है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्था और बाद में बताई। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रख लेंगे, बाकी जो मैंने पहले तुम्हें बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देखो, पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होगी, पूर्व नैतिक अवस्था जो होगी। फिर दूसरा है स्व केंद्रित अवस्था, जो अपने आप में केंद्रित रहता है बच्चा, लीन रहता है, वो 3 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जब वो परंपराओं को धारण करता है तो वो 7 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक वो मानी जाती है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, किशोर अवस्था जो होती है, आधारहीन आत्मचेतना। और फिर 5वें नंबर पे आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, जो प्रौढ़ावस्था होती है। तो यही चीज़ें ज़्यादा याद रखने की है यहाँ पर, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लेना भाई। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, जो मैंने 3 स्टेजेस बताई हैं और उनमें जो अंदर दिए हुए थे कि आज्ञा दंड की अवस्था कौन सी होती है, अहंकार की अवस्था कौन सी होती है, और प्रशंसा की अवस्था कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रशंसा कौन सी उसमें चाहता है बच्चा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो इस तरीके से इनको अंदर याद करेंगे। ठीक है, तो इजीली आराम से ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, और भाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पुटअप हो जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोहलबर्ग के द्वारा 1969 में। कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए, 3 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको पूर्व पारंपरिक अवस्था कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इस तरीके से। और जो इनमें 2-2 पॉइंट अंदर दिए हैं उनको और याद कर लेना सही तरीके से। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, बाल विकास के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से आ जाते हैं। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत, और यहाँ सामने प्रवर्तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इनको याद रखना है तुम्हें, देखो, मनोलैंगिक विकास मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोलैंगिक ये फ्रायड ने दिया है। तो जो भी मनोलैंगिक ये इस तरीके के सिद्धांत ये ज़्यादातर मोस्टली फ्रायड ने दिए। फिर नेक्स्ट है मनोसामाजिक। ठीक है, मनोसामाजिक दिया है एरिक्सन ने, और इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हो, मन प्लस सामाजिक, मन सामाजिक करना है किसका, हर कोई अपने बच्चे का मन सामाजिक करना चाहता है कि बच्चे में सामाजिकता हो, नैतिकता हो। तो हर कोई अपने सन का क्या करना चाहता है, मन को सामाजिक करना चाहता है, बच्चे को सामाजिक बनाना चाहता है उसके मन को। तो हर कोई अपने बच्चे को, अपने बेटे को। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है परिपक्वता, बालक के विकास का
परिपक्वता का सिद्धांत गैसेल ने दिया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये बांडुरा के द्वारा दिया गया। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये पियाजे के द्वारा, ठीक है। तो इनमें इम्पोर्टेंट ये हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बीच में परिपक्वता का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया, 4 अवस्थाएं बताई उसने, ठीक है। 4 स्टेजेज वो तुम्हें पढ़नी है, मैं पढ़ाऊँगा, उन्हें भी करवाऊँगा किसी वीडियो में। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक का मैंने तुम्हें अभी पढ़ा ही दिया है, कोलबर्ग ने दिया है, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने? कोलबर्ग ने। और सामाजिक अधिगम बांडुरा ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया? बांडुरा ने दिया। मनोसामाजिक का मैंने तुम्हें कनेक्ट करा दिया, एरिक एरिक्सन। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये फ्रायड ने दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बालक के विकास में घर का योगदान क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, वैसे मोस्टली मैंने देखा है कई एग्जाम्स में। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला ये परिवार को कहा जाता है, ना कि किसी आस पड़ोस को। इस तरीके से नहीं कह सकते। बालक के विकास की जो प्रथम पाठशाला है, बालक जहाँ से कुछ सीखना शुरू करता है वो अपने परिवार से ही सीखना शुरू करता है। तो हमें बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि बाहर से पता नहीं दूसरों से क्या क्या सीख लिया है, क्योंकि बच्चा मोस्टली जो सीख रहा है वो शुरुआत में वो अपने घर से ही सीखता है। तो जैसे घर में लैंग्वेज सभी बोलते हैं ना बड़े, वो उसी तरीके की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। गाली गलौज का माहौल घर में है, जैसे गाली आपस में देते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, तो बच्चा वही चीज़ें सीखता है। और अच्छी चीज़ें अगर सही तरीके से, बिल्कुल नैतिक तरीके से बोलते हैं, तो वो नैतिक चीज़ें भी सीखता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि परिवार को बचपन का घर कहा जाता है, ठीक है। परिवार को बचपन का घर कहा जाता है, और ये मॉन्टेसरी है, इन्होंने कहा है, ठीक है। परिवार को बचपन का घर, हाउस ऑफ चाइल्डहुड, परिवार को कहा जाता है, फैमिली को, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये देख लेते हैं कि बच्चे में उत्तम आदतों और चरित्र का विकास घर पर ही होता है बालक में। सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि बालक को जो सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा वो घर पर ही मिलती है, और सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का अनुकरण भी वो घर पर सीखता है। समायोजन, अनुकूलन के गुण भी उस पर घर में विकसित होते हैं। तो इस तरीके से इतना यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं संवेग। संवेग के बारे में देखते हैं, यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चंस आता है। संवेग होते हैं 2 तरीके के, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमें ये पता होना चाहिए सकारात्मक संवेग में क्या क्या होते हैं और नकारात्मक में क्या क्या होता है। देखो, सकारात्मक संवेग में क्या होता है? प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये सारी चीज़ें सकारात्मक में होती हैं, ठीक है। जो हमारे मतलब ये लगा लो जो हमारे एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम खुश रहते हैं, वो सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं? वो सकारात्मक संवेग में होती हैं। और नकारात्मक में जैसे ये होते हैं भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, इस तरीके से जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे भय कि डर है, क्रोध गुस्सा आ जाता है, चिंता की चिंता लगी रहती है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं सारे, तो ये नकारात्मक संवेग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। फिर देखते हैं शैशवावस्था, ठीक है। बालक के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। तो शैशवावस्था देखते हैं, वैसे मोस्टली ये 0 से 2 वर्ष माना जाता है, ठीक है। और 0 से 2 भी कहीं है, 0 से 6 भी, तो इस हिसाब से जैसे ऑप्शन हो उस तरीके से देख लेना। तो शिशु या बालक की शताब्दी 20वीं शताब्दी को क्रो ने कहा है। भावी जीवन की आधारशिला का काल कहा जाता है इसको, शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला का, ठीक है, मतलब आगे के जीवन की। फिर तुम्हें याद रखना है इसमें से कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देख, खिलौनों की अवस्था, ये पॉइंट याद रखना, खिलौनों की अवस्था, ये पॉइंट याद रखना। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये याद रखना। और सीखने का आदर्श काल, ये इसमें से। और आत्म प्रेम की तो खैर पता ही चल जाएगा, खुद में ही बच्चा लीन रहता है। एक ये और एक होता है सीखने का स्वर्ण काल,
ठीक है, बच्चा मतलब ज़्यादा चीज़ें इसमें सीख पाता है। फिर देख लेते हैं बाल्यावस्था का, जो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है उसको, ठीक है वो हम वही मानेंगे, ठीक है 0 से 6 वर्ष ही मानेंगे, और ये 6 से 12 वर्ष होती है। और इसकी विशेषता ये देख लो इसमें से। तो 3-4 पॉइंट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, ये भी याद रखना। और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है यहाँ से, ये पिछले पेपर में मैं करा चुका हूँ, मिथ्या परिपक्वता का काल आया हुआ था क्वेश्चन। ये रॉस ने कहा था, ये रॉस की ये दिया हुआ था कि रॉस ने मिथ्या परिपक्वता का काल कौन से काल को कहा है, किस अवस्था को कहा है। तो ये बाल्यावस्था होती है। और जीवन का अनोखा काल होता है, जीवन का निर्माणकारी काल होता है। बस ये इसमें से इतना ही याद रखेंगे और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर लास्ट में देखेंगे परिपक्वता, ओ किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 होती है। इसमें यहाँ ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रहा कि स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था का, देखो इस तरीके से कनेक्ट करना है इसे। हॉल, हॉल है मतलब बड़ा कोई कमरा है, ठीक है, और उसमें किशोरा, इसमें से शोर, कि उसमें शोर ज़्यादा होता है, हॉल में शोर ज़्यादा होता है, इस वजह से कह सकते हैं किशोरावस्था का जनक स्टनली हॉल। इस तरीके से इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़नी है वो है बस ये पॉइंट इसमें मेनली, तो ठीक है मेन पॉइंट है इसका, दबाव, तनाव, ये तनाव, तूफान, संघर्ष, ये अवस्था जो होती है ये किशोरावस्था की विशेषता होती है। ये स्टेनले हॉल ने कहा है, बस इतना याद रख लेना। और गोल्डन एज भी कह सकते हैं, स्वर्णकाल। बस इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आना ही नहीं है इसमें से। और ज़्यादा कहें तो दिवास्वप्न, जो मतलब बच्चा सपने इस उसमें एज में ज़्यादा देखने लग जाता है, तो दिवास्वप्न की अवस्था और कह सकते हैं। और ज़्यादा इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कल्पना करता रहता है बच्चा और सपने देखता रहता है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा पॉइंट यही है, दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल। ये स्टनली हॉल ने कहा है कौन सी अवस्था को, किशोरावस्था को। ये पॉइंट याद रख लेना, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से जो बीच बीच में जिन पॉइंट से, जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आए हुए थे, मैं उन टॉपिक्स को तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।